PSYH ऑनलाइन एजुकेशन मंच पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत का पार्ट, अगला नेक्स्ट पार्ट जोसेफ स्टालिन से। सोवियत संघ के नेता थे जोसेफ स्टालिन। लास्ट क्लास में हमने दो ध्रुवीयता का अंत का फर्स्ट पार्ट चेक कर चुके थे, पढ़ चुके थे हम। यदि आपको ये शुरू से समझना है और देखना है तो आप शुरू से सीरियलिटी से इसकी जो सीरीज चली आ रही है पॉलिटिकल साइंस की वो आप देखें, आपको पूरी क्लासेज समझ में आएंगी। रेगुलरिटी से आप इन क्लासों को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के राजनेता, व्लादिमीर लेनिन जो प्रथम इसके सोवियत संघ के आप बोल सकते हैं राजनेता रहे थे, उन्होंने कमान संभाली थी, बागडोर संभाली थी शासन की। उनके उत्तराधिकारी के रूप में ये उभर कर आए और राजनेता थे सोवियत संघ के। आप बोल सकते हैं उत्तराधिकारी जिनको उत्तर अधिकार प्राप्त हुए उनके बाद में, तो व्लादिमीर लेनिन के बाद में जिनको अधिकार प्राप्त हुए थे वो थे जोसेफ स्टालिन। सेकंड राजनेता बोल सकते हैं सोवियत संघ के। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या सोवियत संघ की कमान में क्या क्या घटनाक्रम में सम्मिलित थे, ये क्या क्या इन्होंने कार्यक्रम संभाले थे वहां पर। देखिए 1879 से 1953 तक, 1879 से 1953 तक इनका जन्मकाल और मृत्युकाल है। ये लेनिन के उत्तराधिकारी, व्लादिमीर लेनिन के उत्तराधिकारी थे ये। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924 से 1953, सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में जब वो सोवियत संघ अच्छा ग्रोथ कर रहा था, अच्छा आप बोल रहे हैं बढ़ावा कर रहा था, वहां पर औद्योगिकरण इत्यादि चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था 1924 से 1953 में। 1924 से 1953 में उसका नेतृत्व किसने किया था उसके मजबूत बनने के दौर में? जोसेफ स्टालिन ने। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया इन्होंने, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया, खेती का। देखिए सोवियत संघ में सामूहिक खेती पर बलपूर्वक उसको बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं ये जोसेफ स्टालिन। इन्होंने खेती को सामूहिक रूप में गठित करके उसके सामूहिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उसको बलपूर्वक मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग इन्होंने किया था, इसलिए जाने गए थे जोसेफ स्टालिन। सामूहिकरण खेती का। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक के भयानक आतंक और पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए या जाने गए। 1930 के दशक में भयानक आतंक के लिए जाने गए और दूसरे विश्व युद्ध का श्रेय जीत में से, दूसरे विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों के साथ इन्होंने सोवियत संघ ने जो युद्ध किया था उसमें सोवियत संघ की जीत का श्रेय जोसेफ स्टालिन को मिला। तानाशाही रवैये के लिए जाने जाते थे ये जिम्मेदार ठहराए गए थे। गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब ये जोसेफ स्टालिन का हमने व्यक्तित्व थोड़ा सा पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम मिखाइल गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोरबाचेव सोवियत संघ के राजनेता रहे थे। सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोरबाचेव की कुछ परिणतियां या जुड़ाव ऐसा था, इसलिए इनको एक साथ पढ़ना हमको लाजमी बनता है। वो कैसे? मिखाइल गोरबाचेव ऐसे राजनेता रहे थे जिन्होंने सोवियत संघ की जो व्यवस्थाएं या जो संस्थाएं बिगड़ चुकी थी या फिर कुछ अधिकतर स्थितियों में बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि उनकी हालत ऐसी थी कि वो डामाडोल स्थिति पे थी, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी, उनमें इन्होंने सुधारात्मक प्रयास किए थे। किसने? मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था को, बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रथम प्रयास इन्होंने स्टार्ट किए थे या शुरू किए थे। सोवियत संघ का विघटन जब इन्होंने बोल सकते हैं उसको स्थापित करने के लिए, सुधारात्मक प्रयास करने के लिए इन्होंने सोवियत संघ में प्रयास किए, तो सोवियत संघ के साथ इनका जुड़ाव विघटन के साथ क्यों दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है? सोवियत संघ के साथ इनका, सोवियत के विघटन का मिखाइल गोरबाचेव के साथ में जो जताया जा रहा है या बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है कि इनके सुधारात्मक प्रयासों ने कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन की परिणतियों को तेज कर दिया था। और वो किस प्रकार से रही ये हम देखेंगे अभी। देखिए मिखाइल गोरबाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद पर थे, आप बोल सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा पद था, वो महासचिव पद पर आसीन हुए मिखाइल गोरबाचेव 1980 के दशक के मध्य में। कम्युनिस्ट पार्टी के कौन बने थे? ये महासचिव बने थे। देखिए पश्चिम के देशों में सूचना
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। जो पश्चिम के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं, वो ग्रोथ कर रहे थे, सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में विकास कर रहे थे, लेकिन वही सोवियत संघ क्या पिछड़ रहा। ये उनसे थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में बताया गया है। ये चीज आप थोड़ा सा ये इसलिए समझें कि पश्चिम के देशों की यहाँ बात इसलिए की जा रही है कि मिखाइल गोर्बाचेव इन्हीं से प्रभावित होकर वो क्या करेंगे, सुधारात्मक प्रयासों को बढ़ावा देंगे। और देखिए, और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। जो प्रयास उन्होंने किए वो कैसे रहे, देखिए। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने। अब लोकतांत्रिक रूप क्यों देना चाहा उन्होंने, क्योंकि सोवियत संघ में ऐसी स्थिति बन गई थी, मैंने आपको बताया, साम्यवादी व्यवस्था एक तरह से धीरे धीरे वो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सत्तावादी युग में परिवर्तित हो चुकी थी। सत्तावाद आ चुका था सोवियत संघ के अंदर। इसलिए वहां की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, जनता का कुछ भला, जनता के विकास के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में सुधारात्मक कार्य करने के लिए पहल की थी। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रहीं जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था, कोई सोच नहीं सकता इसके बारे में। वो कैसे, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था या ये सोच सकता है कि आप ये जाने कि कोई व्यक्ति यदि प्रयास कर रहा है सुधारात्मक कार्यों के, तो कहीं ना कहीं वो सुधारों से क्या होगा, अच्छा कार्य होगा। लेकिन यहां पर वो चीजें यहां पर विपरीत हुई थी, उल्टी हुई थी। वो कैसे, देखिए। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। जो इन देशों की जनता थी पूर्वी यूरोप के, उन्होंने अपनी सरकार जो साम्यवादी व्यवस्था में चल रही थी, किसकी देखरेख और किसके नियंत्रण में, सोवियत संघ के नियंत्रण में, उसका विरोध कर दिया वहां की जनता ने, आम जनता ने। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी जो मामले हो रहे थे उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। आप बोल सकते हैं उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि गोर्बाचेव, जो मिखाइल गोर्बाचेव है, वो कोई, आप बोल सकते हैं कि उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं डालना चाह रहे थे जिससे जनता पर ये छाप जाए या फिर ये व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े, उस व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े जैसा कि जनता के खिलाफत हो, या फिर जनता को कुछ अन्य ऐसी चीजें महसूस हो कि वो ये लगे कि ये फिर वही उन्हीं शासकों का वो तानाशाही रूप अपना रहा है। इसलिए गोर्बाचेव ने थोड़ी सी छूट उनको दे रखी थी, या बोल सकते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जहां आप जान सकते हैं कि अपनी सोवियत संघ के अंदर, अपनी अंदर के अनुभवों, अपनी जो अभिव्यक्ति थी उनको व्यक्त करने के लिए और अपने लोकतंत्र के लिए आजादी नहीं थी सोवियत संघ में। लेकिन वहीं मिखाइल गोर्बाचेव उन पर कोई कार्रवाई न करते हुए उन्हें कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र और बोल सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको दे चुके थे, जैसा अतीत में होता था। उन्होंने ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। आपको आया था जोसेफ स्टालिन में कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया था, दबाव दिया था उन पर। इसलिए ये दिया कि उनको जो अतीत में हुआ वो ऐसा दोहराना नहीं जा रहा। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। जो पूर्वी यूरोप है विरोध कर रहा था, तो इसी वजह से वहां की जो साम्यवादी व्यवस्था वाली जो सरकारें थी वो एक एक करके क्या हो गई, गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर की भी संकट गहराता जा रहा था। अब ये जो परिवर्तन हो रहे थे उन देशों या उन राज्यों में हो रहे थे जहां सोवियत का नियंत्रण था, सोवियत संघ का नियंत्रण था, वहीं ये धीरे धीरे, वहां तो टूटी गई साम्यवादी व्यवस्था, लेकिन ये अब अंदर भी पहुंच चुका था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। आप बोल सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, देखिए मैं आपको बताऊं, मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नीतियों का स्थापन किया था या फिर वहां पर स्थापित करना चाहता। एक तो पेरेस्ट्रोइका और एक ग्लासनोस्ट, दोनों ही अलग अलग है। पेरेस्ट्रोइका है राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पुनर्गठन, जो राजनीति, जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो खामियां थी उनको सुधारना,
और आर्थिक स्थिति को ग्रोथ करना या विकास करना। ये था पेरेस्ट्रोइका। और ग्लासनोस्ट, जनता और शासन के मध्य खुलापन। जनता और शासन के मध्य खुलापन, जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी जो शासन कर रही थी वो जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, या फिर अपने फैसलों को जनता को बताना न बताना, या फिर वो किस तरह से फैसले रहे इसका कोई अमल नहीं किया जाता, इसको खत्म करके इस व्यवस्था को जनता के प्रति उत्तरदायी करना चाहती थी कम्युनिस्ट पार्टी को। मैंने बताया था आपको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दो प्रकार की इस मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां चलाई थी उन्होंने सुधारात्मक प्रयासों के तहत। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और सुधारों को लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। उन्होंने इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने क्या किया? विरोध किया। विरोध क्यों किया ये जानना हम आसानी से जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इससे आम जनता को क्या हो रहा था, फायदा मिल रहा था या उनको छूट मिल रही थी, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो अधिकार क्षेत्र था उनमें कमी आ रही थी। 1991 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। एक तख्ता पलट हुआ। जो मिखाइल गोर्बाचेव है उनका तख्ता पलट हो गया, वो शासन से हट गए या शासन से हटा दिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने से बढ़ावा दिया था। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो विरोध कर रही थी उन्होंने इस तख्ता पलट को सपोर्ट किया या बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। आप इस चीज को कह सकते हैं कि चाहे उनका तख्ता पलट हो गया, उनको शासन से हटा दिया गया, वो हट गए कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध के कारण। कम्युनिस्ट पार्टी में जो गर्मपंथी थे उनके विरोध के कारण चाहे वो हट गए, लेकिन कहीं ना कहीं तब तक जनता को आजादी का स्वाद मिल चुका था, स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। वो मिला कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव ने उनको कुछ आजादी देकर उनको ये एहसास करा दिया था कि कहीं ना कहीं हम जिस पाबंदी में ना रहते हुए एक आजाद रहकर अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अपने देश का। देखिए स्वाद मिल चुका था तब तक उनको। अब इससे आगे और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते। येल्त्सिन इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। मिखाइल गोर्बाचेव के तख्ता पलट के बाद में एक नेता उभर के आए, बोरिस येल्त्सिन। येल्त्सिन जो दे रखा है ये है बोरिस येल्त्सिन। आप बता सकते हैं कि जिस टाइम पे ये तख्ता पलट हुआ, किसका? मिखाइल गोर्बाचेव जी का। जब सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने उनका तख्ता पलट कर दिया या तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तब वहां के नेता एक नायक के रूप में उभरे थे बोरिस येल्त्सिन। रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति थे, आम चुनाव जीतकर ये राष्ट्रपति बने थे वहां के बोरिस येल्त्सिन। इन्होंने बागडोर संभाली थी रूस की, आजाद रूस के। सोवियत संघ के बाद में जब वो पृथक होगा, अलग अलग गणराज्य बने, जब रूस एक गणराज्य के रूप में उभर के आया, तब वहां के ये पहले प्रथम राष्ट्रपति आप इनको कह सकते हैं। सोवियत संघ का विघटन अब यहां से स्टार्ट हो चुका है, ये समझ लीजिए आप। जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। अब आप इस चीज को कह सकते हैं मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी, क्योंकि वो इसलिए खिसकने लगी कि जहां मास्को में बैठकर सोवियत संघ की सत्ता का संचालन होता था, वहीं अब वो पृथक पृथक होकर गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। उसमें जो सम्मिलित जो गणराज्य थे वो अपना अपना अस्तित्व और अपना अपना संप्रभु रूप चाहते थे या फिर बनाना चाहते थे अलग अलग। इस प्रकार जो सत्ता थी मास्को से हटकर कहां खिसकने लगी? केंद्रीकृत से, नियंत्रण से होकर गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। बोरिस येल्त्सिन ने इसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे। यूरोपीकृत जो भाग थे, यूरोपीय के जो हिस्सा थे, उनमें ज्यादा हुआ और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे, अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। यह आश्चर्य की बात थी कि जो मध्य एशियाई जो गणराज्य थे वो उनको अलग होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता की मांग न करते हुए जो अधिकतर यूरोपीय जो देश थे गणराज्यों ने क्या किया? स्वतंत्रता की मांग पहले की। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब ये समाप्ति की घोषणा किसके नेतृत्व में हुई है? बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। कम्युनिस्ट पार्टी के आप बोल सकते हैं प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। जो वहां के जो लोग थे, जो सोवियत गणराज्य जो अलग अलग हुए, उनमें से उन्होंने किस स्थिति को अपनाया? पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया।
सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। उन्होंने बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में अपने पृथक होने की और सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पर शासन करती थी सोवियत संघ पर, वो उसको प्रतिबंधित कर दिया था गया। वो शासन अब ना करेगी, वो शासन में सत्ता नहीं चलाएगी, उसको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। वो किसी भी प्रकार का ना कोई चुनाव लड़ेगी या फिर कोई भी नहीं, किसी भी स्थिति में वो उभर कर नहीं आएगी। कम्युनिस्ट पार्टी को पूर्णतः बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई उस पर। और परिवर्तित हो गए, जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन। आप बोल सकते हैं कि साम्राज्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया था, जो इनसे अलग होकर पार्टीशन हुआ था। ये रूस के द्वारा बनाया हुआ चार्टर था, CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। जो अलग हुए थे, एक गणराज्य से अलग होकर पृथक बन के अलग अलग गणराज्य बने थे, उन्हीं का पार्टिसिपेट करके उन्हीं को मिलाकर एक वो बनाया गया था, आप बोल सकते हैं संगठन बनाया गया था, उसका नाम रख दिया गया CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। मध्य एशियाई को जो गणराज्य थे उनको ये आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे, ये उनमें सम्मिलित नहीं थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। जो मध्य एशियाई जो गणराज्य थे उनको इसलिए लग रहा था कि यूरोपीकृत, उन्होंने आजादी की मांग की थी और उन्हीं के साथ अधिकतर क्या बना लिया इन्होंने, CIS का वो कर लिया, गठन कर लिया। ये आश्चर्य करने वाला था, लेकिन इनके जो राष्ट्रकुल से बाहर थे ये गणराज्य, इस मुद्दे को तुरंत हल करते हुए इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। इन सभी राज्यों ने मिलकर, गणराज्यों ने मिलकर जो रूस था उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकार, जिसके सोवियत संघ के बाद के जो अधिकार थे वो किसको प्राप्त हुए, रूस को हुए। उत्तराधिकारी के रूप में उसको घोषित कर दिया या स्वीकार कर लिया। यूएनओ में भी उसकी सीट किसको मिली, रूस को मिली थी। देखिए, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सुरक्षा परिषद से आसे जो यूएनओ है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें सोवियत संघ की सीट किसको प्राप्त हुई थी, सोवियत संघ की सीट प्राप्त हुई थी रूस को। ठीक है, सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ का विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति का संपन्न देश का दर्जा रूस को प्राप्त हुआ था। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसमें आप बोल सकते हैं कि उसके बाद जो अलग अलग गणराज्य बने उसमें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा किसको मिला, एकमात्र रूस को मिला और अन्य किसी को नहीं। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे। उसने अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। जो सोवियत संघ था वह अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था, अर्थात आप बोल सकते हैं उसका विघटन हो चुका था, वो समाप्त हो चुका था, उसकी स्थितियां बिल्कुल खत्म हो चुकी। ये है सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव। 1854 से 1971, 1894 से 1971 के जन्मकाल मृत्युकाल इनका। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953 से 1964 तक, 1953 से 1964 तक। स्टालिन की नेतृत्व शैली, जोसेफ स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक रहे ये जोसेफ स्टालिन की जो नेतृत्व शैली थी उसकी बुराई करने वाले या फिर उसके विरोधी थे, उसके आलोचक थे। और 1956 में 1956 में कुछ सुधार लागू किए थे इन्होंने। पश्चिम के जो देश उनके साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा था इन्होंने। जो पश्चिमी जो कंट्रीज थी, आप बोल सकते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनके साथ इनमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांति के साथ में अपने अपने अस्तित्व के साथ में सुझाव उसका दिया था इन्होंने। निकिता क्रुश्चेव ने सोवियत संघ के नेता थे, इन्होंने ये सुझाव दिया था पश्चिम के देशों को मिलकर। हंगरी के जन विद्रोह के दमन में और क्यूबा मिसाइल संकट के समय ये मौजूद थे या शामिल थे। हंगरी में जो जन विद्रोह हुआ था, शीत युद्ध के दौरान की बातें हो रही हैं, ये उस वक्त जन विद्रोह जो हुआ था उसका दमन किया था उन्होंने, उसका खात्मा किया था। और क्यूबा मिसाइल संकट में ये उस टाइम पर सोवियत संघ के नेता थे। आपने पढ़ा भी होगा
क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान। फर्स्ट चैप्टर आपकी ये क्लास में देखिएगा आप इसको। और ये मैं आपको बता देता हूं कि ये क्यूबा मिसाइल संकट में सम्मिलित थे। इनके साथ में जो फिदेल कास्त्रो हैं वो कहां के थे? वो थे, आप इस स्थिति को देख सकते हैं, वो थे क्यूबा के। और देखिए क्यूबा मिसाइल संकट क्या थे, इनका जुड़ाव था दोनों का, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्यों इसकी ऐसी परिणतियां आई सोवियत संघ के विघटन की? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? विश्व की जो सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं, यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है। हम बस ये जो सोवियत संघ का विघटन है वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमको ये चीज समझ में आ जाए कि सोवियत संघ का विघटन ही क्यों हुआ या साम्यवाद का अंत क्यों हुआ, बल्कि हम राजनीतिक विज्ञान का जब अध्ययन करें तो राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अच्छी व्यवस्था रखते हुए भी इसका जब विघटन हुआ तो वो किन कारणों के कारण हुआ। क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे उसके कोई भी रीजंस हो, ना तो ये राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी, ना इसका ऐसा हुआ, लेकिन हुआ क्या, यही कि इसके विशेष कारण कुछ भी हो सकते थे। लेकिन इस मामले से हम जो है एक ही सर्वसामान्य क्या सीख सकते हैं, सबक सीख सकते हैं, एक लेसन सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई साल तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को सख्ती नजर से देखने लगा। जो सोवियत संघ है इसलिए कारण नहीं हुआ कि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ ऐसी चीजें थी, लेकिन इसके विघटन के कारण मुख्य यही थे कि जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था सोवियत संघ। उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो चुकी थी, गतिरुद्ध हो चुकी थी, बिल्कुल अवरोध हो चुकी थी। और इससे उपभोक्ता वस्तुओं की, जिस मामले में ये सबसे आगे था, बोल सकते हैं हर चीज का उत्पादन होता था वहां पर उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हो गई थी, उपभोग वस्तुओं की कमी हो गई थी। और सोवियत संघ का एक बोल सकते हैं वहां की जो आम जनता थी अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नजर से देखने लग गई थी। वहां के लोगों को ही उस पर शक होने लगा था, उस पर खुलेआम सवाल करने शुरू हो गए। जब इतनी स्थिति बिगड़ गई, यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इसको ये हम आसानी से समझ सकते हैं। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य सामान पर लगाया। जो उसने अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको सबसे ज्यादा कहां खर्च किया, उसने सबसे ज्यादा उसने खर्च किया अपने आर्थिक हथियारों, अपने हथियारों को बढ़ावा देने और सैनिक साजो सामान में। तो आप बोल सकते हैं इस चीज को कि जो उसने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी जो मुद्रा है उसको इन्वेस्ट किया हथियारों को बढ़ावा देने में। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ मची हुई थी, उसको बढ़ावा देने में ही इसने क्या किया, सबसे ज्यादा अपने जो परमाणु हथियार तो उनको बढ़ाने में, हथियारों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, खर्च किया। और इससे ज्यादा अपनी जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति वो बिगड़ चुकी थी। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए। अब जो पूर्वी यूरोप इसके साथ में थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनके विकास पर भी ये खर्च करने लगा था अपने संसाधनों को। ऐसे करके आप इन चीजों को समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं आप अच्छी तरह से कि जो सोवियत संघ है कहीं ना कहीं अपना जो पैसा था, अपनी जो आर्थिक दम थी या आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा बाहरी क्षेत्रों और अपनी जो युद्ध की नीतियों को पालन करने के लिए लगा रहा था ताकि वे सोवियत के नियंत्रण में बने रहे। इससे लालच था उसको, यही था कि सोवियत संघ के नियंत्रण में वो बने रहेंगे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों को जानकारी बढ़ी। जो अपनी देश की व्यवस्था से खफा थे, अब उनको क्या हुआ, उनकी जो जानकारी थी किसकी, पश्चिमी देशों की,
बारे में उनकी क्या गई जानकारी बढ़ गई। और इस वजह से इनकी जनता को यह महसूस हो गया कि हम आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और ऐसे करके जनता खफा होने लगी अपनी जो बोल सकते हैं शासन व्यवस्था थी उसके साथ। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। अब शुरू से यही बात, यही शीत युद्ध इसी विचारधारा का परिणाम था। इनको बताया जा रहा था कि जो सोवियत की राज्य व्यवस्था है वो पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, सोवियत की साम्यवाद व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की को पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोविज्ञान रूप से धक्का लगा। अब इस बात से वहां के नागरिकों को बड़ा धक्का लगा कि ये हमारे देश या राष्ट्र का क्या हुआ, क्या भविष्य होगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगी। जो जनता की जो पार्टी, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी को जो गठित कर उसके शासन के लिए बनाया था, जनता ने खुद अपनी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए बनाया था, लेकिन 70 सालों तक राज करने के बावजूद भी उसकी अपेक्षाओं पर ये खरी नहीं उतरी और धीरे धीरे जनता इसकी खिलाफत करने लग गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था को अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश को विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। ये सभी पॉइंट्स सोवियत संघ के विघटन में बिल्कुल एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप साबित हुए। कैसे? गतिरुद्ध प्रशासन, जो प्रशासन था उसमें गतिरुद्ध हो चुका था, अवरुद्ध हो चुका था, वो ग्रोथ नहीं कर रहा था वहां का शासन। भारी भ्रष्टाचार, जब किसी प्रशासन में या किसी शासन में जब गतिरुद्ध आ जाए तो वहां पर भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, आर्थिक कमजोरी हो तो वहां भ्रष्टाचार बढ़ता है और अपनी जो गलतियां थी उसको सुधारने में के प्रति क्या थी, उनको अक्षमता थी। उनकी क्षमता ही नहीं थी या फिर अनिच्छा भी थी। शासन में खुलापन लाना नहीं चाहते थे, सच्चाई लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे, वहां के लोगों को अंधेरे में रखा हुआ था कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसे करके ये जो कारण था, और देश के इतना विशाल होने के बावजूद, सोवियत संघ बहुत विशाल देश था, लेकिन इतने विशाल होने के बावजूद भी जो सत्ता थी वो चलता कहां से निर्धारण होता था, उसका कम्युनिस्ट पार्टी मॉस्को में रहकर उसका निर्धारण करती थी। इतना विशाल देश, अलग अलग 15 गणराज्य इनके साथ जुड़े हुए थे, उनको क्या हो रहा है, वो जनता अलग अलग पड़ गई और केंद्रीकृत होने के बावजूद भी उस जनता ने, कोई अन्य जो क्षेत्रों की जनता थी वो दमित महसूस करती थी, उपेक्षित महसूस करती थी। ऐसे करके वहां पर ये स्थितियां बनी, ये क्या रही, ये जनता जो थी वो अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए। जो पार्टी के जो नागरिक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी थे, उनको आम जो नागरिक थे उनसे भी ज्यादा क्या मिले हुए थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे। अब विशेषाधिकार प्राप्त थे तभी तो उनको ये स्थितियां बनी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी को बुरा शासन करने का यही कारण था कि आम नागरिकों से क्या ज्यादा प्राप्त थे, उनको अधिकार प्राप्त थे। आम नागरिकों को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे जितने उनको प्राप्त थे। ऐसे में करके वो सत्तावादी या नौकरशाही का बोलबाला इसीलिए तो हुआ था। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। जब जन आधार सत्ता उसी पर टिकी होती है, शासन कोई भी शासन हो, कितना भी बड़ा शासन हो, वो राज केवल जनता पे इसलिए कर पाता है क्योंकि मुख्यतः उसकी जनता ही सपोर्ट करती है। तो धीरे धीरे इन सब बातों के कारण जो जनाधार था, लोगों का जो सपोर्ट था, वो खिंच गया, वो खिसक गया, वो अलग हो। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इन दोनों जो समस्याएं थी उनका समाधान का वायदा मिला। मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन से वायदे किए? अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम देशों के बराबरी पर लाने और प्रशासनिक जो ढांचा था कम्युनिस्ट पार्टी का उसको ढील देने का, इतनी सख्ती रवैया उसको न रखने का वायदा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे, या आप बोल सकते हैं जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो रोग को ठीक ठीक निदान कर रहे थे। अच्छा, धीरे धीरे उसको वो करते थे वो, लेकिन और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों।
इस बिंदु पर आकर उत्तर क्या हो जाते हैं, विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाए। लियोनिड ब्रेजनेव इनका हम परिचय पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ के नेता थे ये, 1906 से 1982 सोवियत संघ के नेता है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1964 से 1982 तक, 1964 से 1982 तक। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था इन्होंने। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध थे ये। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में ये शामिल थे। बोल सकते हैं आप इनको, अमेरिका के साथ जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसको कमी के दौर में ये शामिल थे। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह जो हो रहा था उसको दमन किया था इन्होंने। अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप हुआ था, जो आक्रमण हुआ था, उसमें भी सम्मिलित। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने, जो मिखाइल गोर्बाचेव ने, जो ये कारण पढ़ रहे थे हम, उनका जो कारण ये पढ़ा था हमने कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारात्मक प्रयासों को करने के बावजूद भी सोवियत संघ क्यों बिखरा या क्यों विघटन हुआ उसका, तो सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। जो लोग थे इतने दमित हो चुके थे कम्युनिस्ट पार्टी के शासन से कि जब उनको आजादी की थोड़ी सी भी वो ढील मिली तो उनको आकांक्षाएं और अपेक्षाएं, उनका ऐसा एक ज्वार सा मुड़ा, या फिर एक आप बोल सकते हैं एक साथ उनका प्रभावी रूप से देखने के लिए वो उतारू हो गए। तो इस पर कोई ये चीज नहीं सोच सकता कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि कर क्या रहा है भाई, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो तुरंत सबसे पहले चेंजमेंट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव तो अपनी जगह पर वो ठीक थे, किसी भी चीज को चेंज होने में वक्त लगता है, लेकिन लोगों को सब्र नहीं था। आम नागरिक बिल्कुल परेशान हो चुके थे। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे, स्लोली जो वर्क हो रहा था उससे धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ, या संभव उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, जहां जनता की हिस्से की ये सोच थी कि इनको जल्दी प्रयास करने चाहिए, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ लोगों की सोच यह थी कि वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, कि विचार ठीक इसके विपरीत थे। सोवियत व्यवस्था जो साम्यवादी व्यवस्था बन रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन चल रहा था उससे जो फायदे में थी, उनके विचार क्या थे, उल्टे, बिल्कुल विपरीत थे इसके। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा, न तो लोगों का ही सपोर्ट रहा, न ही कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का, और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मुंह भंग हो गया, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी ये सोचने लगे कि भाई इसके साथ न तो जनता है न कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम इसके साथ क्यों रहे। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, जो खुद सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं, वो खुद उसको वो नहीं कर पा रहे बचाव। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। वो कैसे? यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता के उभार से आशय सीधा सीधा सा आप यही लगा सकते हैं कि जो अन्य गणराज्य इनके साथ जुड़े हुए थे, किसके साथ? सोवियत संघ। 15 गणराज्यों से जो अलग हुए थे इसके सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो आप कह सकते हैं जो अन्य गणराज्य इसके साथ जुड़े हुए थे वो अपने अपनी वहां की जो जनता थी उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हो चुका था, उभार हो चुका था। राष्ट्रवादी भावना अपने गणराज्यों का एक अस्तित्व और संप्रभु रूप चाहते थे, न कि वो सोवियत संघ के साथ जुड़कर। वो चाहते थे कि हमारा राष्ट्र अलग हो, हमारा राष्ट्र क्या हो, खुद एक राष्ट्र के रूप में उभरे, अब एक संघ के रूप में उभार कर आए, अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी खुद की पहचान बनाए। इन भावनाओं का उभार बोल सकते हैं या जागृत, ये भावना किसके अंदर जागृत हो चुकी? वहां के आम नागरिक, उन राष्ट्र के आप बोल सकते हैं उन स्थितियों में ये जागृत हो चुकी थी। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक गणराज्य आपके, रूस और बाल्टिक गणराज्य,
यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। अब ये कौन कौन सी स्थितियों में या कौन कौन से क्षेत्रों में उभार हुआ है? राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का। आप बोल सकते हैं राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा। मैंने आपको बताया अपने राष्ट्र का अस्तित्व वो अंतरराष्ट्रीय फलक पर चाहते थे। अपनी राष्ट्रवादी भावना जागृत हो चुकी थी, उन्हें अपने राष्ट्र का एक संप्रभु रूप वो चाहते थे। संप्रभु एक अपने आप में एक पहचान, ऐसे में वो अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी इस भावना को जागृत कर रहे थे। और कौन कौन से क्षेत्रों में? आप बोल सकते हैं रूस, बाल्टिक गणराज्य, कौन कौन से? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये सभी बाल्टिक गणराज्य हैं। और यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे ये सोवियत संघ के जो क्षेत्र थे या गणराज्य थे, इनमें ये उभार शामिल थे। ये उस उभार में क्या थे? ये शामिल थे।